नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज इस वीडियो में आपके समक्ष विवाह विच्छेद विषय को लेकर हाजिर हूँ। इसे अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में इस सामाजिक समस्या के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और इस वीडियो के तहत भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विवाह विच्छेद क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष में किस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर विवाह विच्छेद किसे कहते हैं। तो विवाह विच्छेद विवाह से संबंधित एक प्रबल समस्या है, जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन और असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त कर देना विवाह विच्छेद कहलाता है। हालांकि विवाह विच्छेद एक दुखद और कष्टदायक स्थिति है, जिसमें पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा, प्रतिज्ञा और प्रेम की समाप्ति हो जाती है। इसमें परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन कर लेते हैं और परस्पर समझौते की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसीलिए वे एक दूसरे से अपमानित होने की स्थिति का एहसास कर सामाजिक और कानूनी तौर पर अपने वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों का अंत कर देते हैं। हालांकि हिंदू स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म सबसे महत्वपूर्ण धर्म कहा गया है, किंतु जब पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ जाती है और उनके लिए साथ रह पाना संभव नहीं होता, तो संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है। इलियट और मैरिल का इस संबंध में ये कथन है कि विवाह विच्छेद सदैव करीब करीब एक दुखद घटना के रूप में होता है, क्योंकि इसका सामान्यतया अर्थ विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और गंभीर मोहभंग के रूप में देखा जाता है। किंतु ईसा काल के प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र और सही कार्य नहीं समझा जाता था। उसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गए थे। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे हैं, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम और सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से कानूनी रूप से भी जब इसे मान्यता प्राप्त हुई तो विवाह विच्छेद सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। इस अधिनियम से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दो भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। यदि फिर भी वे साथ रहने को सहमत न हो तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद की सीधी अनुमति दी जाती है, यानी पहले प्रयास किया जाता है कि वह लोग साथ रह सकें, उनके मन में जो भी एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, द्वेष है, गलतफहमी है या जो भी शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि परिवार का निर्माण बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे इतनी सारी बातें, संस्कार, मूल्य, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण जुड़े हुए पक्ष हैं जो कि परिवार के बगैर संभव नहीं होते। व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्णता भी परिवार में ही पाता है, लेकिन परिवार के अस्तित्व को विवाह से ही मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए परिवार को बचाए रखने के लिए विवाह को बचाए रखने का प्रयास किया जाता है, परंतु जब इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती है तो विवाह विच्छेद की स्थिति सामने प्रकट हो जाती है। सदियों से हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और इसी संदर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। तो अब हम ये जानते हैं कि तलाक के विपक्ष में किस प्रकार के तर्क दिए जाते रहे हैं। सबसे पहले तर्क की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह धर्म से जुड़ा हुआ है और इसे जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है।
जिसे तोड़ना एक कानूनी और एक बहुत जघन्य अपराध स्वीकार किया गया। इसीलिए यदि स्त्री को विवाह विच्छेद की आज्ञा दे दी गई तो पारिवारिक दायित्वों और धार्मिक कृत्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, उससे संस्कृति का संरक्षण नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हिंदू विवाह जब एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकारा जाता है तो उसमें विवाह विच्छेद का कोई स्थान नहीं स्वीकार किया गया। बात करें आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक कहलाता है विवाह विच्छेद, क्योंकि अधिकांश स्त्रियां अपने परिवारों पर आश्रित हैं। उनमें शिक्षा और नौकरी में बहुत अधिक व्यवस्था नहीं देखने को जब पाई गई तो ये पाया गया कि वह अपने पति पर आर्थिक रूप से आश्रित है। ऐसे में यदि विवाह विच्छेद हो जाता है तो उनके भरण पोषण का दायित्व किस पर होगा, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संभव है कि कुछ स्त्रियों को हठात अनैतिकता का आश्रय लेना पड़े, जो कि सामाजिक दृष्टि से भी निंदनीय स्थिति होगी। अतः विवाह विच्छेद अनुचित है। यह पारिवारिक विघटन की स्थिति को जन्म देता है। पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास प्रेम में दरार पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी धारणा पति परमेश्वर की ना रहकर एक समझौते तक सीमित रह जाएगी। इस प्रकार पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती है। अतः विवाह विच्छेद पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए हानिकारक माना जाता है। विवाह विच्छेद के विपक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे बच्चों के पालन पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विवाह विच्छेद के पश्चात पिता बच्चों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। यदि बच्चे माँ के पास रहेंगे तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा आदि समुचित व्यवस्था नहीं भी हो पाएगी। इससे बच्चों का व्यक्तित्व सर्वांगीण रूप से विकसित नहीं होगा। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कुछ तो सत्यता अवश्य है, किंतु स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार न मिलने से स्त्रियों को कभी कभी अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक ह्रास होता है और यह स्थिति भी असह्य हो जाती है। इसीलिए इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं जहां विवाह विच्छेद के औचित्य की बात की गई है, और उसमें सबसे पहला तर्क स्वीकारा जाता है समानता का अधिकार। वर्तमान समय में स्त्री पुरुष को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार दिए गए हैं। जब पुरुषों को स्त्री का परित्याग करने का अधिकार है तो स्त्री को भी पुरुष को दोषी पाए जाने पर विवाह विच्छेद का अधिकार मिलना चाहिए। अतः स्त्री को भी विवाह विच्छेद की अधिकारिणी होना चाहिए। बात करें स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात, तो विवाह विच्छेद के अधिकार के साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार आएगा। वे अपने सम्मान के लिए लड़ सकेंगी, अपनी बात को कह सकेंगी और उनमें प्रेम प्रीति की वृद्धि के लिए, पति के अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए विवाह विच्छेद को औचित्य प्रदान किया जाना, स्वीकार करना आवश्यक आज की परिस्थितियों में माना गया है। सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि स्त्री पुरुषों को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया जाए। औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप आज परिवार में पति पत्नी और उनकी संतानें ही रह गई हैं, जिनमें पति पत्नी का मनमुटाव और पति का या पत्नी किसी का भी अगर वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से समर्पण ना हो तो वह बच्चों के जीवन को भी विघटित कर देता है। ऐसे में स्त्री को उस स्थिति में अपना वैवाहिक जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी एक स्त्री को करना पड़ता है वैवाहिक जीवन के दौरान, जिसे वह प्रयास करने पर भी नहीं सुलझा पाती है। तो ऐसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास भी विवाह विच्छेद के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, अधिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी कई बार विवाह विच्छेद को मान्यता देने की बात कही गई है। आज के परिवर्तित परिवेश की मांग के अनुरूप उन्हें विवाह विच्छेद की मान्यता देना इसलिए उचित है जिससे कि सामाजिक विघटन के अवसर ना उत्पन्न हो, वे अपनी समस्याएं सुलझाएं और व्यक्तिगत जीवन के संग सामूहिक जीवन में भी मिल करके आगे बढ़े और एक दूसरे का साथ दें। इसीलिए समय के अनुसार विवाह विच्छेद के प्रति दृष्टिकोण बदला है। ये बात सही है कि मिलकर के रहते समय
जब भी साथ रहा जाता है तो कई प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है और एक दूसरे की बातों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब अति होती है और विवाह विच्छेद का रास्ता अपनाया जाता है तो बहुत अधिक बार देखने को मिला है कि इसके लिए कई बार सिर्फ स्त्रियों को और कई बार सिर्फ पुरुषों को दोषी ठहराया जाता है। इसीलिए इसके प्रति लोगों के बदलते दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए कई समाजशास्त्रीय अध्ययन भी हुए। इन अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि शिक्षा के प्रसार और स्त्रियों में आई जागरूकता के कारण विवाह विच्छेद के पक्ष में भी वातावरण बनता जा रहा है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसे अंतिम उपचार के रूप में चुनना चाहिए, ना कि सहज और सुलभ तरीके के रूप में। प्रयास करना चाहिए कि सामंजस्य बना रहे, परिवार में शांति और समरसता बनी रहे, एक दूसरे का मान और सम्मान किया जाए ताकि व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन को रोका जाए। और फिर भी अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाए तब जाकर के इसे अंतिम उपचार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है।